अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जारी है। आज पहले दिन का खेल हुआ। पहले दिन के खेल के अख्ताम पर अनएक्सपेक्टेडली, मैं अनएक्सपेक्टेडली इसलिए कहूँगा कि सारे बड़े बुर्ज उलट गए। बाबर आजम समेत हमारे ओपनर साइम अयूब को मौका मिला चलते बने बगैर स्कोर के। अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद सऊद शकील, और ये जो टॉप ऑर्डर एकदम से कोलैप्स हुआ ये बड़े नामों वाला, इसके फौरी बाद रिजवान और सलमान अली आगा प्लेड एक्सट्रीमली वेल। रिजवान ने 80 प्लस स्कोर किया 88, और सलमान आगा ने 50 प्लस किया अपने, और बहुत अच्छा खेले। जिस तरह से वहाँ बॉलिंग हो रही थी, पैट कमिंस खड़ा नहीं होने दे रहा था, यहाँ पर हमारे प्लेयर से वैसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, जिस पर भी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो बहुत लंबे अरसे से हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जो हैं उनको मौका दें और थोड़ा सा ग्रूम होने में उनकी मदद करें। आमिर जमाल बहुत शानदार नाम, जब वो पाकिस्तान की तरफ से T20 खेले तब भी शानदार, PSL खेले बहुत अच्छा, और फिर जब हमने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलते देखा तो बॉलिंग के लिहाज से बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस थी। बैटिंग में भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट वो शुरू हुए थे, और आज तो फिर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन भरपूर तरीके से दिखाया। जो बॉलर्स विकेट्स ले रहे थे बड़े शानदार, तमाम बॉलर्स, उनका उन्होंने ठीक फेंटा लगाया, ये एक क्रिकेट टर्म है, और स्कोर उन्होंने भी 80 प्लस कर दिया। कमाल किया, बहुत अच्छा खेले, और मैं समझता हूं कि उनका जो 82 रन्स की इनिंग्स है वो इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल इनिंग थी। और उसके साथ मीर हमज़ा का खड़े होना, मीर हमज़ा ने 43 बॉल्स खेली, स्कोर तो सिर्फ 7 किया, लेकिन ये ऐसी ही परफॉर्मेंस है जैसी अगर मैं कहूँ कि पैट कमिंस ने परफॉर्मेंस दी थी मैक्सवेल के साथ खड़े होकर, तो पूरा स्कोर करवाया, और तब जाकर हमारा स्कोर 313 हुआ। वरना ये टीम आपकी 180-190 पर आउट होती दिखाई दे रही थी, लेकिन रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल एक्सीलेंट बैटिंग करके 313 का हिंसा लगा दिया फाइनली। चले, हमने भी ऑस्ट्रेलिया में 300 होता देखा हमारी टीम की तरफ से, ये एक खुशाइन बात है। अब बॉलिंग की बारी है और देखेंगे कि बॉलिंग क्या करती है, लेकिन थोड़ा सा एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कहें तो एक अजीब सा डिसीजन है कि शाहीन शाह अफरीदी को बिठाना। ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, इस पर भी बात करते हैं। इससे शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस, उनके रिदम के बहुत सारे मामलात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि उन्हें रेस्ट करवाने की बहुत ज़्यादा रीज़न्स में ये एक रीज़न भी है। और फिर इमाम उल हक मुसलसल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो जो परफॉर्म भी कर रहे थे, जो 50 भी कर रहे थे, वो इस तरह की थी कि पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल नहीं थी, तो तनकीद भी बहुत हो रही थी मीडिया, सोशल मीडिया पर, तो उन्हें भी रेस्ट करवा दिया गया सरफराज की तरह। सरफराज को रिप्लेस करने वाले रिजवान ने अपने आप को प्रूव किया। सऊद शकील, ये ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं कहूँ तो मुसलसल 5वीं इनिंग है जिसमें वो अपने आप को अभी प्रॉपरली प्रूव नहीं कर पाए। बाबर आजम के लिए 2023 अच्छा नहीं रहा, बल्कि बड़ा डरावना ख्वाब साबित हुआ। उनकी बैटिंग के लिहाज से 9 इनिंग्स में 204 रन, 22.66 की औसत से टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने, लेकिन 2024 का आगाज़ भी बाबर आजम के लिए पहली इनिंग कोई अच्छा नहीं हुआ। देखेंगे, अभी दूसरी इनिंग मौजूद है, लेकिन हमारी टीम में जो बैटिंग कोलैप्स हो रही है इसकी बड़ी रीजंस क्या है, वहाँ पर बैठे लोग क्या फैसले कर रहे हैं। पॉसिबली जिनकी सिलेक्शन होनी थी वो हुई, वो सारे लोग गए। बॉलिंग में थोड़ा सा सेटबैक नसीम शाह का है, लेकिन कब तक हम ये सेटबैक करते रहेंगे। साजिद को बहरहाल मौका दिया, अबरार इस हद तक इंजर्ड हैं कि ले गए उन्हें इंजर्ड, और यहाँ पर भी मैं देख रहा था जब रावलपिंडी कैंप हुआ तो उसमें भी उनकी इंजरी थी। उससे पहले भी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो 4 डे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो मैच था वो एक खेले थे कराची की तरफ से सरफराज की कैप्टनसी में, और उसके बाद वो कोई मैच नहीं खेल पाए, तो इंजरी का शिकार वो थे, उनको कैरी करके ले गए। तीनों टेस्ट मैचेस में बाहर बैठे रहे। 2 प्लेयर्स को भिजवाने की कोशिश हुई, यहाँ से नोमान अली भी जो है उनका भी अनफॉर्चुनेटली ऑपरेट हो गया अपेंडिक्स का, तो वो भी बाहर हो गए टेस्ट सीरीज से। और अबरार, दोनों स्पिनर गए, दोनों बाहर हो गए। फिर नवाज और साजिद की बात आई, साजिद को इन करवा लिया गया। अब देखते हैं साजिद क्या करते हैं। पहली इनिंग का आगाज़ ऑस्ट्रेलिया का भी हो चुका, 6 रन्स किए, और आज के दिन का इख्तिताम हुआ। ज़िशान नादिर महसूद साहब खुद साबिक क्रिकेटर हैं फर्स्ट क्लास, उसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ज़िशान आपका। अबू बकर बिन तलत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि हमारा रेगुलर पैनल भी कहूँ तो गलत नहीं है क्योंकि हमारे पैनल का हिस्सा रहते हैं ऑन एंड ऑफ। अबू बकर, थैंक यू अबू बकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में बदियू जमा साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तो चलें जी, बात का आगाज़ करते हैं। ज़िशान महसूद साहब, 2 टेस्ट मैचेस 2023, पहले ज़रा इससे शुरू करते हैं।
फिर आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे ये जो आज वाला टेस्ट मैच है इस पर। कैसा रहा जी 2023 ओवरऑल हमारी टीम के लिए? वनडे में भी कोई कुछ नहीं हासिल किया हमने, T20 में भी कुछ हासिल नहीं करते हम, तो 2022 से बैठे हुए किसी बड़ी ट्रॉफी के लिए, और 2023 का वर्ल्ड कप भी निकल गया हमारा, और अब देखते हैं टेस्ट मैचेस भी निकल गए। टोटल 5 खेले मेरा ख्याल है 2023 में, उनमें से 2 जीते, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, 2 हारे और 1 ड्रॉ हुआ जनवरी में जब टीम आई थी न्यूजीलैंड की। देखिए अरसलान, जैसे टीम की परफॉर्मेंस है, हम वर्ल्ड कप में भी यही बार बार जो है वो डिस्कस करते रहे कि हमारी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें कोई तसलसल नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई सिस्टम के तहत जो है वो लड़के आके नहीं खेल रहे। मैंने आपसे एक रीडिंग शेयर की थी कि हमने 10 सालों में 210 इंटरनेशनल कैप्स दी। मतलब इससे अंदाज़ा होता है कि आप किस तरह क्रिकेट को चला रहे हैं। इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल कैप्स का मतलब है कि आप किसी को भी कंसिस्टेंटली पूरा चांस नहीं दे रहे। बहुत अच्छा, ये वैसे अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, आप उसको जो है उनको चांस नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जो है वो प्लेयर्स सेटल डाउन हो ही नहीं रहे। फिर आप कैप्टनसी का देख लें, आपने 3 साल मुसलसल एक कैप्टन बनाया तो सही, लेकिन उनका एक अपना कोई एजेंडा था जिसके तहत वो अपने मर्जी के प्लेयर्स खिलाते रहे। हर एक जो है वो टीम में आते हुए जो है वो तो कोशिश करता है कि मैं अच्छा करूं, लेकिन जैसे ही उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आई डोंट नो वो किस तरह से सोचने, उनका प्रोसेस क्या शुरू हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है। हमने T20 देखा, हम उसका सेमीफाइनल एशिया कप का हार गए, फाइनल हार गए T20 वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप में भी आपने परफॉर्मेंसेस देखी। अभी ये टेस्ट मैच है, अभी आप टेस्ट मैच में आप सिलेक्शन देखें आपको टेस्ट मैच में हमेशा स्पेशलिस्ट खिलाने पड़ते हैं। आप ऑलराउंडर्स से या मेक शिफ्ट जो ऑलराउंडर्स होते हैं उससे आप नहीं खेल सकते। आमिर जमाल एक ऐसा आपको सामने आया है कि उसको 2-3 साल पहले खिला देना चाहिए था। आई डोंट नो वो क्यों नहीं खेल सके। फ़हीम अशरफ नहीं थी ना उसकी फ़हीम जो है वो इन एंड आउट होते रहे, लेकिन उनकी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई। अभी जैसे आपने जिक्र किया स्पिनर्स पे, हमारे पास स्पिनर्स का जो है नुमान अली को हम ले तो गए हैं, लेकिन आप उनका एज फैक्टर देखें, ही इज़ अबव 40, ठीक है। और आप अब्रार को देखें, अगर अब्रार इंजर्ड हैं तो आप किस तरह उनको कैरी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज से भी बाहर हो गया ना जिशान, सही कह रहे हैं आप। मैं तो कह रहा हूँ कि अब्रार की इंजरी यहीं से शुरू हो गई थी, जब हमारा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन चल रहा था। 4 डे में 1 मैच खेला यार टोटल अब्रार, फिर उसके बाद खेला ही नहीं वो। देखिए आप वसीम भाई और वकार भाई की वहाँ पे आप उनके बयानात देख लें कि आप शाहीन के हवाले से बयानात देखें, और लिटरली हमें खुद अफसोस हो रहा है कि शाहीन की जो एज हमें बताई जा रही है 23, और इस 23 में उनकी पेस 140 और 135 140 से। आप तो खुद उस एरिया से है वैसे बस हम ज़्यादा उस पर बात नहीं करते, जो उन्होंने लिखी हुई है मे बी उनकी वही एज हो। अगर 23 ही एज है उनकी, तो 23 की एज में 140 करे, मैं बात करूं अगर 23 ना सही, आपकी किसी की भी एज 25 26 27 28 29 भी है, ये तो बड़े यंग है यार क्रिकेट के लिए। एग्जैक्टली आप देखें 140 से आप 125 122 पे आ गए। मतलब इसका मतलब है कि आप या तो इंजरी कोई कैरी कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी साहब ने बयान दिया कि वो इंजरी नहीं कैरी कर रहे, इंजरी के कैरी करते हुए कोई बॉलर बॉल ही नहीं कर सकता। आप खुद इस पेसर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। उनको कोई ना कोई इंजरी है, या तो उनके जो नी का जो प्रॉब्लम है वो दोबारा सामने आ रहा है, क्योंकि उनका रिदम वो नहीं आ रहा, उनका स्विंग वो नहीं आ रहा, उनकी बॉडी बॉल पे नहीं लग रही। जब तक आप पूरे एफर्ट बॉल पे नहीं डालते हो, आपका स्विंग नहीं होता बॉल। जब तक आप पूरी एफर्ट नहीं, आप कमर मारेंगे तो आपकी पेस निकलेगी। आप 120-124 से उस वक्त बॉल करते हैं जब आप बचने की कोशिश करते हैं। नो डाउट ये वाली सिलेक्शन जो आज की हुई है कि उनको इस टेस्ट मैच में बाहर बिठा दिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा सा वो अपना जो फ्लेवर वापस लिया, जी 4 विकेटें एक इनिंग में ली और 2-1 में तो अच्छा था वो रिदम। जी, वो फ्लेवर उनका नजर आना शुरू हुआ तो हमने उनको बिठा दिया। हसन अली को हम खिला रहे, आई डोंट नो, आपने वर्ल्ड कप में भी देखा, उनको पहले मैचेस खिलाए गए कमजोर टीमों के खिलाफ, जैसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो आपने वसीम जूनियर को खिलाया, उन्होंने थोड़ा सा पुश किया अपनी बॉलिंग को, अब फिर इंग्लैंड में जाके आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है। आई डोंट नो उनके साथ क्या इशू चल रहा है। वो क्या हमें जो है सिर्फ रिजर्व प्लेयर ऐसा होंगे कि कोई इंजर्ड होगा, कोई किसी को रेस्ट करवाना होगा तब खिलाएंगे, या पता नहीं, आई डोंट नो कब खिलाएंगे, मेरी समझ से बिल्कुल बात। अच्छा चले, ये सारी चीज़ें इन पर डिस्कस, और फिर एक चीज़ मैंने, बदी भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो पहले ज़रा अबू बकर और फिर बदी भाई की तरफ जाऊँगा। अबू बकर, थोड़ी एक चीज़ और भी, आप सारे हजरात चुके बैठे हैं और बदी भाई और आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, ज़रा शोएब जट के हवाले से सरेआम उनको कत्ल की धमकी दी गई, रोक कर थ्रेट किया गया, एक बड़ी डेंजरस बात है। इस पर थोड़ी सी आगे चल के मैं बात भी करता हूँ, पहले ज़रा हम इस पर बात कर लेते हैं। अबू बकर, क्या सीन है यार, क्या शाहीन
मतलब ये वाला मैच था कि जब शाहीन थोड़ा रिदम में आया था पिछले में, हमने उसे बाहर बिठा दिया। अच्छा चलें, मैं ज़रा बदी भाई की तरफ। बदी भाई, अ, शाहीन अफरीदी, क्या इशू देख रहे हैं शाहीन अफरीदी के साथ? क्यों बाहर बिठाया? हर कोई इस पर बात शुरू हो गई, बल्कि हर्षा भोगले, वसीम अकरम, हर कोई बात कर रहा है। देखिए, जब बाहर बिठाना था तो उस वक़्त आपने उनको इन किए रखा, और जब उनको खिलाना था तो आपने उनको बाहर बिठा दिया। ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट जो वहाँ पर बैठी हुई है, एक फ़ौज पूरी लेके गए हुए हैं, और टीम डायरेक्टर साहब तो समझते हैं कि उनसे बड़ा जो फ़िलॉसफ़र कोई है नहीं। वो समझते हैं ये क्लास रूम है जिसके वो प्रोफ़ेसर हैं, जो वो फ़ैसले करेंगे मेरे ख़्याल में वो सही होंगे। देखिए, आपने अगर शाहीन को रेस्ट खिलाना था तो पहले रेस्ट कराते, उसको थोड़ा वनडे से थोड़ा-सा बाहर बिठाते, फिर उसको टेस्ट जो पहले आपने श्रीलंका में खेला, वहाँ पर उसको बाहर बिठाते तो आपको उसको रेस्ट मिल जाता। आप मुसलसल 100 ओवर कराने के बाद उसको रेस्ट दे रहे हैं और ये कर रहे हैं, और जब वो रिदम में आया, पहले वो रिदम नहीं था, और जब रिदम में आया तो उसको आपने बाहर बिठा दिया। तो ये हमारी टीम मैनेजमेंट की कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मुझे ये बताएँ कि ये टेस्ट मैच आपको बचाना है व्हाइट वॉश से, आपके पास कौन-सा पेसर है? मीर हमज़ा है, वहाँ की कंडीशन के मुताबिक उससे वो आउट तो कर रहा है, सीम भी है, उसके बाद स्विंग भी है, लेकिन आपको एक जो बॉलर चाहिए होता है तकरीबन 140 के करीब, 142 के करीब करने वाला स्पीड वाला बॉलर, वो आपके पास नहीं है। नॉर्मल स्पीड के साथ ऑस्ट्रेलिया बॉल करते हैं, नॉर्मल स्पीड जो है वो आमिर जमाल की भी है। तो ये हम मीडियम पेसर के साथ जा रहे हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर कोई नहीं है। और दूसरा, हमने एक स्पिनर खिलाया था, ये सिडनी की विकेट है, वहाँ पर जो है वो स्पिनर जो है वो ज़्यादा अच्छा साबित होगा। आपने नीदरलैंड को देख लिया कि वो बिल्कुल ही कारआमद साबित नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि ये पिच जो है वो स्पिनर के लिए नहीं है, और एक बड़ा एक तो अगर अगर आखिरी विकेट पे 86 रन ना बनते तो मेरे ख्याल में आप की टीम 227 रन पर जो है वो बाहर हो चुकी थी। और अगर कल ऑस्ट्रेलिया की टीम 400 या 450 500 रन कर लेती है, फिर आप आपका टॉप ऑर्डर मुसलसल नाकाम है, और आप कैसे जो है वो इस टेस्ट मैच को बचा पाएंगे? तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट जो है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछले टेस्ट हारे हैं, और मोहम्मद हफीज साहब ने तमाम खिलाड़ियों की तारीफों के पुल बांध दिए। यार, एक इनिंग अगर 60 रन की वो खेल गया, शान मसूद एक 54 रन की इनिंग खेल गया, वो टीम के किस काम की? वो इनिंग जो पाकिस्तान टीम को जिता ना सके, आप अपने 50 रन करके आउट हो जाएं, अगले मैच के लिए जगह पक्की कर लें, और आप कहें जी कप्तान ने क्या कप्तानी की है। यार, कप्तानी जब इस तरह की कंडीशन में कोई भी कप्तान होता है तो वो इसी तरह करता है जो उसने किया, लेकिन आपकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि आप अच्छा वैसे मैच बदी को भाई, लेकर चलें। बदी भाई, बाबर आजम अगर ये फैसले लेता तो सारे पीछे पड़ जाते। ओहो हो, ये क्या गलत फैसले लिए। अब हार भी गए तो कह रहे क्या कप्तानी की है। अब देखिए ना, मोहम्मद हफीज साहब को देखें क्या कह रहे हैं कि हमें शान मसूद ने इतनी जबरदस्त कप्तानी की। भाई, कप्तानी से हमें क्या करना है? हमने कप्तान को अचार डालना है या उसको शोकेस में सजा के रखने कप्तानी को? जब कप्तानी में टीम हार रही है तो इसका क्या मकसद है? आप सही दोनों बात है। टेस्ट मैच हार गए। अगर बेस्ट कप्तानी होती, आप बेस्ट कप्तान होते, जैसे उसने कप्तान इसको कहते हैं, 3 मुसलसल इनिंग्स में 5-5 आउट कर गया, 15 आउट कमाल, कर गया, उसने कमाल। अपना, ये देखें इसको कप्तानी कहते हैं। आपको अगर बल्लेबाज हैं तो आपको तो 100 रन करने चाहिए थे, आपने क्यों नहीं 100 रन किए? मुझे तो हैरत होती है कि आज हमने देखा कि 94 रन की पार्टनरशिप हुई है, वरना 5 इनिंग्स में हम 100 रन की पार्टनरशिप को भी तरस रहे हैं कि हमारी पार्टनरशिप 100 रन की कब बनेगी। सर हम 70 को तरस रहे हैं, 70 नहीं हो पा रहे हैं हमारी पार्टनरशिप में। अबू बकर आ गए जी साथ। अबू बकर, क्या कहते हैं यार, शाहीन आफरीदी बड़ा कोई अन एक्सपेक्टेड भी कहूँ, आउट ऑफ द बॉक्स भी कहूँ, ये अचानक से खबर आई। हमें तो इमाम का ही था कि भाई इमाम को रिप्लेस कर देगा साइम, और कोई ऐसी बड़ी, मुझे तो मैंने पहले भी कहा था कि साइम से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन ऑस्ट्रेलिया के पिच पे ना रखें जहाँ पे सऊद शकील, सलमान अली आगा, सारे बाबर आजम समेत सभी खेल नहीं पा रहे। शाह अफरीदी को हमने एक लीडिंग रोल दे के ऑस्ट्रेलिया में अपने साथ कैरी किया था, तो अब तो वो T20 इंटरनेशनल्स के आप ये कह लें कि वाइट बॉल के हमारे कैप्टन भी हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी बढ़ गई हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि शाहीन शाह अफरीदी ही हमारे मेन बॉलर थे, और ऐसी सिचुएशन में थर्ड टेस्ट मैच में उनको रेस्ट देना शायद कोई अच्छा डिसीजन इस वजह से भी नहीं है कि आप अगर उनको कोई वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से उन पे कोई फेवर करना चाह रहे थे, तो इससे बेहतर तो ये था कि तीनों मैचेस में आप उनके ओवर्स का ब्रेकआउट करके तो उनकी ओवर्स को थोड़ा सा कम कर देते, रादर देन कि आपने उनको तीसरे मैच में बिठा दिया और आपके बॉलिंग रिसोर्सेज भी ऑलरेडी लिमिटेड हैं।
दूसरा शाहीन शाह अफरीदी की ये जो रीसेंट पास्ट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब इस वजह से भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक जो बेंचमार्क सेट कर दिया था वो बहुत हाई नोट पे था। अब जब वो उससे लो पावर पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है वो उस तरह की नहीं है। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है अरसलान, जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं इसी तरह बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में होती हैं, और नसीम शाह और हारिस रऊफ के साथ उनका जो एक कॉम्बिनेशन और जो एक केमिस्ट्री सेट हो गई थी, वो जब इन दोनों के बाहर जाने से, नसीम शाह की इंजरी और हारिस रऊफ की जब टीम में रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली तो उससे भी काफी डिस्टरबेंस हुई है। तो दूसरे एंड पे जब एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम जा रहे हैं, अब आप देखें कि दूसरा एंड जो शाहीन शाह अफरीदी के अलावा है वो हमारा बिल्कुल भी ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है। कभी हम एक ऑप्शन के साथ जाते हैं, कभी दूसरी ऑप्शन के साथ, तो कभी तीसरी ऑप्शन के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि एक सीनियर रुकी है शाहीन शाह अफरीदी, तो उन पे एक एडिड प्रेशर भी आ जाता है। और जब आपका एक टैग भी साथ लगा हुआ है स्टार परफॉर्मर का, विकेट टेकिंग बॉलर का और टीम के लीडिंग रोल का, तो फिर वहां आकर ये एक क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट देना कैसे एक लॉजिकल हो सकता है। और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान चूंकि अब पहली इनिंग्स में सिडनी टेस्ट में बॉलिंग स्टार्ट कर चुका है, क्या हम ये कर पाएंगे कि दोनों इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया को बॉल आउट कर सके या उनकी 20 विकेट्स ले सके, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यार लेकिन जिसमें 20 विकेट ली अबू बकर, वो मैच तो हम जीते नहीं। देखिए कंपैरेटिवली आप ये कह सकते हैं कि पहले 2 टेस्ट मैचेस में अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो बॉलिंग कदरे बेहतर रही। ऑल्दो के बहुत ज्यादा सिलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स थे, कॉम्बिनेशन को लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे। जहां ऑस्ट्रेलिया नेथन लाइन को साथ पहले और दूसरे टेस्ट में कैरी कर रही थी, वहां पर पाकिस्तान किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ नहीं जा रहा था। शायद अगर कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर होता, जो साजिद खान को आपने तीसरे टेस्ट मैच में खिलाया, अगर पहले खिला लेते तो शायद एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। उसका रीजन ये है कि साथ ही जब आपकी फील्डिंग ऐसी क्रूशियल इंपॉर्टेंट सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया का जब आप टूर कर रहे हो, खैर कोई भी मैच हो, कैचेस विन मैचेस जैसे कहा जाता है, आप इतने बड़े बड़े स्टार बैट्समैन को 2-2 3-3 चांसेस देंगे तो आप ऑटोमेटिकली गेम से आउट हो जाएंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट नहीं किए बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए। और साथ ही आप जरूर क्रेडिट दें कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह कैप्टन उनके पैट कमिंस है, क्या लाजवाब और कमाल बॉलिंग उन्होंने करवाई। लाइव कंडीशंस में कैसे बॉलिंग की जाती है, कंडीशन को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, और आपका जो ओपोनेंट बैट्समैन है, बेशक आप बाबर आजम की एग्जांपल ले लें, कैसे एक्सपोज किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया से सीखे। दिस इज द रीजन कि उनको माइटी ऑजीज कहा जाता है। 5 विकेट्स एक दफ़ा, 5 विकेट्स दूसरी दफ़ा, 5 विकेट्स तीसरी दफ़ा। पैट कमिंस ने एक्सीलेंट बॉलिंग के साथ पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को तो एक्सपोज किया ही, लेकिन पाकिस्तान की एक थिंकिंग, एक फिलॉसफी ऑफ बैटिंग जो है उसको भी एक्सपोज कर दिया है ज़ीशान, कि हम लोग एक थिंकिंग और एक फिलॉसफी में कैद होकर रह गए, अपने आप को एक हॉल में बंद कर लिया है। अगर पैट कमिंस से आउट होना है तो भाई पूरी पूरी सीरीज में हमने होना है। देखिए क्रिकेट जो है ये बड़े दिल से खेली जाती है, ये डर के नहीं खेली जाती। आप शान मसूद को क्रिटिसाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त जो थोड़ा सा डोमिनेंट फैक्टर जो नज़र आ रहा है बैटिंग में, वो उन्हीं का ही नज़र आ रहा है। वो ही थोड़ा सा डोमिनेंटली खेल रहे हैं बॉलर्स को। बाकी अगर आप देखें इमाम में भी हमें कोई ख़ास ऐसा वो नहीं लेकिन नज़र यार आया। रिजवान आज बहुत अच्छा खेले और मैं समझता हूँ अच्छी, बल्कि बदी भाई तो पहले से ये बात कह रहे हैं कि रिजवान और सरफराज को एक साथ खिला लो भाई, सऊद शकील नहीं चल रहा तो उसको ट्राई कर लो। आई बिलीव सरफराज के लिए तो ये कर्टन्स हैं। ये इस सीरीज़ के बाद आई डोंट नो कि उनकी सिलेक्शन दोबारा हो सकेगी या नहीं होगी। बहरहाल जहाँ तक बाबर आजम की बात की अबू बकर ने, देखिए बाबर आजम आई डोंट नो वो उस शेल में अभी तक फंसे हुए हैं कि उनसे कैप्टनसी ले चुके हैं या क्या है, वो उससे बाहर नहीं आ रहे। क्योंकि यहाँ पे वो 3 दफ़ा एक ही जैसे आउट हुए, आज वो LBW हुए, लेकिन वो जो फ्लॉ है, जो उनका बैट और पैड के दरमियान जो गैप है, उनका सर आगे की तरफ गिर रहा है, वो बॉल को जज ही नहीं कर रहे कि बॉल का स्विंग क्या हो रहा है, पिच का बाउंस कितना है, वो किस तरह से, मतलब अगर आप चौथे नंबर पे आगे बैटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप शुरू से देख रहे हैं कि पहले बॉलिंग कैसी हो रही है, विकेट क्या बिहेव कर रहा है। अगर उसके बाद भी आप उसी शेल में फंसे हुए हैं तो आई डोंट नो कि वो क्या रीज़न हो सकता है। अच्छा एक ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक से आता हूँ तो ज़रा ये भी बात करेंगे हम, ये जो सिलेक्शन वाले मामला है इसमें वसीम अकरम ने जो बात कही है वो बड़ी मेरे लिए भी हैरान कुन है कि शाहीन आफरीदी ने खुद अपने आप को रेस्ट के लिए कहा, मैनेजमेंट का फैसला नहीं था। बड़ी मुझे अजीब लगी बात। उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसले अब क्रिकेटर्स को करने हैं कि आपको ग्रेट बनना है या करोड़पति बनना है, क्योंकि आपने जिस क्रिकेट को दुनिया सबसे ज़्यादा इज्जत देती है और उसकी परवाह करती है, उसकी हम परवाह नहीं कर रहे, उससे हम दूर भाग रहे हैं। उनका इशारा दोनों की तरफ था, हारिस रऊफ की भी और शाहीन की तरफ भी।
और उन्होंने कहा कि इसी क्रिकेट से प्लेयर ने आगे बढ़ना है और फलना फूलना है। तो हम T20 की क्रिकेट बन के रह गए और महज सिर्फ वो क्रिकेट जो दो मुल्कों के दरमियान किसी स्पॉन्सरशिप सीरीज़ के लिए होगी, ना कि बड़े रिकॉर्ड्स के लिए। ये तो टेस्ट चैंपियनशिप के मामलात हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि जो फैसला किया गया वसीम अकरम साहब ने उसके बारे में, और लेजेंडरी वसीम अकरम ने बात की है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। देखिए, हमारे जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, नॉट ओनली सीनियर, वसीम अकरम तो बहुत बहुत बड़ा नाम है, खाली पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं बल्कि क्रिकेट की हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अगर उन्होंने कहा है उन्हें गुस्सा है, तो जाहिर है इस खेल से जुड़े हुए हैं भाई, इस खेल को खून पसीना दिया उन्होंने अपना, तो उनसे ज़्यादा गुस्सा बनता भी नहीं था कि हमें तो जितना था उससे डबल उनका था। बदी भाई, एक तो वसीम अकरम ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ वो बात को इतनी हम सब के लिए एक जैसी है, हमें सबको पता है। उन्होंने कहा है कि जी करोड़पति बनना है या आपको ग्रेट बनना है, और ये फैसला शाहीन का अपना था कि मुझे इसमें रेस्ट करवाएं। यार ये तो बहुत ही, मेरा ख्याल है हफीज़ भी वहाँ फिर चने बेचने गए हैं। हाँ सही है। देखिए वसीम अकरम बात आपको उन्होंने की है बात, आपकी समझ में आ गई होगी, और जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं उनकी बात भी समझ में आ गई होगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी बड़ी टीमों के खिलाफ आप खेलते हैं, अपने आप को आप बचा के रखते हैं। आपने रेस्ट जो है, आप छोटी टीमों के खिलाफ टेस्ट से क्या आप रेस्ट क्यों नहीं लेते? अभी आपको कैसे ख्याल आ गया कि 2 टेस्ट में खेल चुका हूँ, अभी रेस्ट ले लूँ? क्योंकि उनको पता है कि सिडनी की विकेट ऐसी है जहाँ पर जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम होगी, फिर उनका मसले मसाइल होंगे, और आगे वो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप में कप्तान है, तो अपने आप को बचा के रखना है। बात वही है, करोड़ों वाली है, ग्रेट वाली यहाँ पर चक्कर खत्म हो गया। अब तमाम प्लेयर जो हैं वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं। मुझे बताएं कि अभी आपने बात की आर एस रऊफ की, आर एस रऊफ क्या T20 के आपने टेस्ट में शामिल किया, उसने साफ मना कर दिया, आपने क्या एक्शन लिया? कोई आपको एक्शन तो लेना चाहिए। या एक प्लेयर को कह दें भाई तुमने T20 ही खेलना है, हम ना तुम्हें वनडे में लेंगे ना हम तुम्हें टेस्ट में लेंगे। तो अगर नहीं, पावर फिर प्ले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करे ना, किसी डिजर्विंग को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे ना, उसको फिर सिर्फ मैच फीस दे, मैच खिलाएं, उसके पैसे दे, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल, ये ना ये असल में ये होता है कि जब आप प्लेयर्स को पावर दे देते हैं तो फिर मसला सारा ये होता है, वो अपने आप को सुपरस्टार समझने लगता है और कहता है कि मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान टीम में शायद कोई और बॉलर भी नहीं है। तो इसी वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे ये बताएं, आप बिग बैच जाके खेल रहे हैं, वहाँ पूरे रिदम से बॉल कर रहे हैं, वहाँ आप क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर आपको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, और यहाँ आपको इस वजह से नहीं खेले कि टेस्ट मैच है, कौन 5 दिन बॉलिंग कराता रहेगा, और मिलेगा भी क्या? इनफिट होने का ज्यादा चांस हो सकता है, आगे T20 लीग कोई और ना मिले। तो ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी जब पाकिस्तान का अपना टूर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, किसी भी टीम से हो। तो आप अपने प्लेयर को ये वाजे कर दें भाई कोई लीग नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए आपने खेलना है। पाकिस्तान के अगर कोई मैचेस नहीं है, कोई सीरीज नहीं है, तो आप उस दौरान कोई सीरीज अगर लीग आती है तो आप खेलें, लाजमी खेलें। लेकिन असल मसला सारा ये है कि यहाँ बोर्ड कुछ कहता है, मैनेजमेंट कुछ कहती है, खिलाड़ी कुछ कहते हैं। अभी तो मुझे बताएं, ना ही तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है कहाँ अरसलान भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही नहीं है। जक्का अशरफ साहब जो फैसले कर रहे हैं, जो मनमानियां कर रहे हैं, और जिसको चाहे, अभी तो मैं आप 5 6 7 लोगों को उन्होंने जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पे भेज दिया है, भाई जाओ जाके ऑस्ट्रेलिया पे खुद भी मजे गए, करो। खुद क्यों? भी गए हैं। जी 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 जी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने उनका अपने खिलाफ बोलने से मना करने के लिए उनको टूर करा देना है, तो फिर तो आपकी ये चीजें तो चलती रहेंगी, और जिनको नहीं कराएंगे वो आपके खिलाफ लिखते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में इस तरह के नहीं होने चाहिए। और एक तो दो साफी, एक आध साफी तो एक ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो कभी उसको स्पोर्ट्स में भी नहीं देखता, लेकिन वो वर्ल्ड कप में भी था और अब ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो आप वैसे समझ गए होंगे मैं किसकी ये बात बात कर रहा बिल्कुल हूँ। ठीक है, और मैंने उनका कोई बड़ा आर्टिकल, कोई बड़ी स्टोरी, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज़ मैंने तो नहीं देखी बदी भाई। यही तो चीजें तो हम जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही एक पेज पे नहीं है, टीम मैनेजमेंट एक पेज पे नहीं है, खिलाड़ी फिर कहां से पेज में आएंगे? हफीज कुछ कहते हैं, शान मसूद कुछ कहते हैं, जक्का अशरफ कुछ कहते हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन नहीं होंगे, यहाँ पर मुस्तकिल चेयरमैन नहीं आएगा, मुस्तकिल फैसले नहीं होंगे, आपकी क्रिकेट ऐसे ही होती रहेगी। और जिसका दिल जाएगा, मोहम्मद हफीज को पूरा अख्तियार दे दिया है, तुम टीम डायरेक्टर भी हो, तुम हेड कोच भी हो, तुम बैटिंग कंसल्ट भी हो, तुम चाहे तो कोचिंग रखो, तुम चाहे तो जिसको चाहे रखो। यार मुझे बताएं, अभी आपकी कोचिंग की फौज वहां गई हुई है, 2 आपने और भर्ती कर लिए, आपने यासिर हमीद को भी अपना
जुनैद खान को भी ले लिया और यासिर अरफात को भी ले लिया। अब यासिर अरफात साहब भी जो हैं आज रात को जो हैं वो T20 टीम के साथ चले जाएंगे, तो वहाँ जो कोचेज हैं वो क्या करेंगे, वो भी वहाँ वहाँ चले जाएंगे। तो अभी तो पता ये चला जी कि एक एक प्लेयर पे 1-1 करोड़ रुपया ऑस्ट्रेलिया में खर्च हुआ है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना जो है खाली होता जा रहा है। लेकिन वो जीत, वो सीरीज आज 59 साल हो गए में जो लोग तरस रहे हैं कि कब वो सीरीज जब आएगी, और ये यहाँ तो सिडनी में भी जीते हुए 28 साल हो गए। तो मेरे वाह। ख्याल में पाकिस्तान टीम को आपने बेहतर करना है, तो आपको ऐसे क्रिकेट में फैसले करने होंगे कि खिलाड़ियों की ना चले भाई ये आपने खेलना है, ये आपने नहीं खेलना, ये आपने खेलना है। या आप जब पावर देते हैं ना खिलाड़ियों को, वो अपने आप को सुपरस्टार यार समझ आपने शुरू करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही, वाइस कैप्टन भी बना दिया, वाइस कैप्टन साहब ने माजरत कर ली खेलने से। अबू बकर, अजीब सी बात नहीं है? वाइस कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन बना देते हैं T20 का। वो भाई कहते हैं नहीं जी मेरी भी थोड़ी आज तबीयत सही नहीं है। जहाँ पे मुश्किल पिच आई वो कहेंगे मेरी थोड़ी आज तबीयत सही नहीं है। अरसलान भी, अगर आप इजाजत दें तो मैं 2-3 गुजारिशात आपकी इजाजत से रखना सर चाहूंगा। बिल्कुल इजाज़त है। सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ ये शोएब जट के साथ जो एक वाकया पेश आया, इसकी जितनी जितनी मजम्मत की जाए काम है। देखें, आपको उनके व्यूज़ के साथ, आपको उनकी खबर के साथ अगर इख्तलाफ है तो उसका एक प्लेटफॉर्म ज़रूर मौजूद है। आप वहाँ पे उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या वहाँ पे आप स्टोरी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल होके, पर्सनल कैपेसिटी में उनके साथ इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी किसी सूरत में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनकी जगह अगर कोई भी हो और कोई भी थोड़ा सा अगर एथिकल बंदा हो तो इस रवैये की मजम्मत करेगा। तो हम उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ ये जो अभी वाकया पेश आया उसकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो साथ ही ये जो अभी बिल्कुल टॉक ऑफ द टाउन है कि वसीम अकरम का जो ये एक स्टेटमेंट है कि आपको ग्रेट्स बनना है या पैसों की तरफ जाना है। असलन 90s की क्रिकेट और अब की क्रिकेट में जमीन और आसमान का फर्क है। ये चीज हमें एक रियलिटी चेक के तौर पे एक्सेप्ट करनी चाहिए। मैं अग्री। अच्छा, वसीम अकरम ने खुद भी कहा है अबू बकर कि 90s में जो टेस्ट मैचेस हुए हम हारे भी, लेकिन आप उसकी बात करें तो लोग आपको एक एक मोमेंट बताएंगे कि अभी आप टेस्ट मैच का पूछ रहा हूं मैं किसी से, तो कह रहा है यार पता नहीं शायद ऑस्ट्रेलिया जीत गई बस। देखिए, द इशू इज अरसलान के पाकिस्तान में जब 90s तक क्रिकेट हुआ करती थी कि जो डोमिनेंसी थी वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुआ करती थी। एसोसिएशंस थी, क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा डोमिनेंट थी और वहां से ही आपने राउट बना के टीम में आना होता था। अब चीजें डिफरेंट हो गई हैं ऑल टुगेदर। पीआर कंपनीज इन्वॉल्व हो गई हैं, फ्रेंचाइजीज इन्वॉल्व हो गई हैं। और मैं बार बार एक चीज सामने रखता हूं कि ये जो सबसे ज्यादा एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया आपकी पीएसएल फ्रेंचाइजीज का एक क्रिकेट के ऊपर, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। उसका रीजन है, मैं लॉजिकल रीजन आपके सामने रख सकता हूं कि देखिए वो एक प्योरली बिजनेस मॉडल है अरसलान, और ज्यादातर जो फ्रेंचाइजीज के ऑनर हैं वो एक बिजनेस मॉडल को इन्वेस्टमेंट के तौर पे सामने लाएं। उनके लिए 2+2 = 4 लाख, वो कोई 4 प्लेयर्स की तरफ बहुत कम देखते हैं, ज्यादातर उन्होंने पैसों की तरफ देखना है। अब ऐसी सिचुएशंस में हमें थोड़ा सा ये हौसला रखना या इतना करेजियस इंसान को होना पड़ेगा कि हम ये बात सामने रख सकें और अपने व्यूअर्स को बता सकें कि ये जो सरोगेट बैटिंग कंपनीज का मामला है, आप मुझे बता दें कि अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरी ये खबर गलत है कि ये फ्रेंचाइजीज चाहती हैं कि ये इन्वॉल्वमेंट इनकी रहे ताकि पैसे का रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा हो। अब ऐसी सूरत में आप मुझे बताएं कि खुद जब जो टीम को ऑन करते हैं वो जब पैसे को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो आपके प्लेयर्स जो है वो भी पैसे की तरफ देखेंगे, वो फिर हर चीज को फिर उस तरह उसका ब्रेकआउट करेंगे कि उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। यार क्रिकेट अबू पीछे बकर, जाती अगर मैं जा रही आपसे है। ये बात करूं, ये सेम सिचुएशन इंडियन प्रीमियर लीग में भी है, लेकिन आप वहां की प्लेयर परफॉर्मेंसेस जरा देखें और वहां पर जो बोर्ड के फैसले हैं उनको अगर देखें। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी तबाहकुन है वो बीसीसीआई, लेकिन वो अपनी क्रिकेट के फैसले बड़ी सख्ती से कर रहे हैं। यहाँ पर आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट का मॉडल ही तब्दील कर दिया, 80 ओवर की गेम कर दी, मतलब नुमाइशी मैच कराना है आपने सिर्फ डिपार्टमेंट का। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये अरसलान की, हम लोग जब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं पीएसएल का और आईपीएल का तो आर्गुमेंट्स बिल्कुल हमारे पास नहीं होते। देखें, उनका प्लेयर क्यों किसी और लीग में इस वजह से नहीं खेलता कि जो वो पेमेंट्स कर रहे हैं और जो वो मुआवजा देते हैं किसी एक मैच के अगेंस्ट या फिर आईपीएल का जो सीजन है खेलने के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा है। उस ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान अभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए हमें ये बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की पीएसएल में अभी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है इन टर्म्स ऑफ स्पेशली जो फाइनेंशियल मॉडल है। अगर आपने एक रूल बना लिया, जैसे इंडिया में तो वो कंपनीज बिल्कुल लाइव एक्शंस कर रही हैं और अपनी जो एक्टिविटीज भी कर रही हैं जो बैटिंग कंपनीज हैं,
पाकिस्तान में जब हमने उनको बैन कर दिया है, तो ऐसी सूरत में क्या वो फाइनेंशियल मॉडल होगा जहां से बिजनेस और रेवेन्यू जनरेट हो सकेगा? ये वो आंसर है या ये वो क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करना है पीसीबी ने। क्योंकि देखिए, सिर्फ अगर आप आईसीसी की फंडिंग के ऊपर बेस करेंगे और सिर्फ उस पैसे को देखते रहेंगे तो पाकिस्तान बोर्ड के लिए प्रॉब्लम होगी। अभी तो आप सबसे ज्यादा 4th नंबर पे आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल सही। आईसीसी के बोर्ड के हवाले से। लेकिन अगर आप एक फाइनेंशियल मॉडल, एक बेहतर, मैं तो जिस तरह कहते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट की जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है और प्राइवेट सेक्टर को जब आप तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उस टाइम तक क्रिकेट में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। और इसी तरह प्लेयर्स जो हैं, आप मुआवजे उनके बढ़ाएंगे नहीं, उनकी पेमेंट्स, उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा बेटरमेंट नहीं लाएंगे, तो प्लेयर्स डेफिनेटली आप जाएंगे, लीग्स खेलेंगे, वो आपसे एनओसीज मांगेंगे, फिर एनओसीज के ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी और फिर वो बड़ा इश्यूज क्रिएट बहुत होंगे। डिटेल, तो अबू उसके लिए बकर जरूरी है, उसके लिए वेरी वेल सेड, बहुत डिटेल, बहुत अच्छी आपने बड़ी एक क्रक्स बात की है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का असल मसला है। बदी भाई, अगर इस पे आपका व्यू लूँ और फिर मैं रिशान के पास जाता हूँ, यही बात कि हमारे यहाँ जैसे मुख्तलिफ हवालों से ये सरोगेसी वाले मामले को देखे और तो इसका प्रॉब्लम, फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसका एक अलग मैटर है, और जो प्लेयर्स पीआर कंपनीज हैं उनका इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ रहा है, उसकी खबरें आती रहती हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये मसाइल तो बोर्ड के 2 मिनट में हल करने के, ये कौन सा बड़ा मसला है? देखिए, जब आप खुद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है खुद ही जो है ये कह रहा है कि हम तमाम इन कंपनियों पर बैन कर देंगे। तो जब आप बैन कर देंगे तो फिर आपके पास रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होगा? आपके पास रेवेन्यू इन्हीं चीज़ों से आता है और आप फ्रेंचाइजेस को भी देते हैं, फिर खिलाड़ियों को भी देते हैं, और फ्रेंचाइजेस कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि बैंड हो, क्योंकि फ्रेंचाइजेस जितनी भी हैं अब उन्होंने उन्होंने उनका मकसद अभी जो बात की अरफान भाई ने, देखिए बिल्कुल सही है, उनका मकसद है पैसे कमाना। उनका मकसद ये नहीं है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है कोई इतना बड़ा स्टार करके देना। ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि एक लड़का जो जिसके अंदर टैलेंट होता है, जब वो खेल रहा होता है तो वो खुद कोशिश करता है यार पीएसएल में मैं परफॉर्म करूं और मैं आगे चला जाऊं ताकि मुझे पाकिस्तान टीम में जगह मिल जाए। जब तक आप अपने फाइनेंशियल मॉडल को सही नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो है वो कमर्शियल का जो शोबा है उसको बेहतर नहीं करेंगे, अगर आपका इसी तरीके से ये मसला रहा तो पीएसएल चली इन्हीं चीज़ों पे रही है। अगर फिर आपको कमर्शियल नहीं मिलेंगे, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फिर आपका हाल क्या होगा? वही हॉकी वाला होगा। तो यही चीज़ें हैं कि जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं, जब उनकी मीटिंग, अब एक मीटिंग हुई थी ये लाहौर में जिसमें तमाम ही फ्रेंचाइज मौजूद थी, उनके सामने ये तमाम चीज़ें रखी गई थी कि भाई ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई असल में आप करने तो सब चीज़ें जा रहे हैं, लेकिन इसके रेवेन्यू का, इसके जो फाइनेंशियल मॉडल का या इसके जो पैसे हैं उसका क्या होगा? तो ये वो बातें हैं कि जब तक आप इसको हल नहीं करेंगे, आपके लिए आगे पीएसएल कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप आईपीएल से मुकाबला करने तो जा रहे हैं। देखिए आईपीएल में एक खिलाड़ी को आपके सामने अभी ऑस्ट्रेलियन को 25 करोड़ में उन्होंने खरीदा है, ठीक है? आप 25 करोड़ में 10 प्लेयर खरीदते हो। तो इस तरीके से जो आपकी पीएसएल खेलने आता है वो यहाँ तरजीह देगा या फिर आईपीएल को खेलने के लिए तरजीह देगा। तो यहाँ जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, जब तक रेवेन्यू नहीं होगा, जब तक आपको इस तरीके से नहीं करेंगे आपके पास, और अभी भी हम जो पीएसएल करा रहे हैं, हम कहते हैं सही है, पाकिस्तान के हिसाब से तो बहुत अच्छी पीएसएल है। अभी वसीम अकरम की आप बात कर रहे थे, वसीम अकरम ने कहा कि कोई मुवाजना नहीं है आईपीएल और पीएसएल का। जी हाँ। पीएसएल पाकिस्तान की है और आईपीएल उनकी बहुत बड़ी लीग है। उस तक पहुंचने के लिए पीएसएल को अभी बहुत कुछ करना है। तो मेरे ख्याल में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर सूरत रही तो मुझे नहीं लग रहा कि हम जो 8 सीजन खेल चुके हैं, 9वां सीजन खेले जा रहे हैं, और इसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो गई तो 10वां सीजन अच्छा, पहले ही हो आपके लिए गई थी, कराना भी नशरियाती मुश्किल हो हुकूक जाएगा। के मामले पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, चले उन्होंने तो इजाजत दे दी, अब देखते हैं कि क्या इजाजत करता है दे दिया बोर्ड। उन्होंने। हाँ, इजाजत दे दी। जिशान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो दोनों हजरात करे, अबू बकर ने तो बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा। अबू बकर कुछ कहना चाह रहे हैं? चाहूंगा जी अबू बकर। ये देखें, हमेशा हम बात करते हैं एक तो कि डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देने का जो एलिमेंट है। देखें, अभी हम दोबारा पीएसएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के ऊपर जो है ना एग्रीमेंट करने हम जा रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, मैं एज अ क्रिकेट लवर में ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, देखिए जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसके बाद आप उसके अंदर कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं हम ऐसे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऐसे कंपनी को देते हैं जिसके अंदर आप ये क्लॉज शामिल करें कि आपने इसी कैपेसिटी में और इसी एचडी क्वालिटी में डोमेस्टिक क्रिकेट को भी पीटीवी में दिखाना है और डोमेस्टिक के मैचेस भी कायदे आजम ट्रॉफी पाकिस्तान का आपने टेलीकास्ट करें।
तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी पीसीबी से कि जब आप और पीएसएल ये के वैसे जब राइट्स बहुत ब्रॉडकास्टिंग बहुत के अच्छी सेल बात करते है हैं यार। साथ पीसीबी अटैच में जो करिए। लोग बैठे हैं उनको इसका नहीं पता क्या अबू भाई बकर? आप रिक्वेस्ट किसको कर रहे हैं? अभी तो कोई कुर्सी ही नहीं है। रिक्वेस्ट तो जब करेंगे कोई चेयरमैन आ जाएगा। यहाँ तो जक्का साहब को एक कहता है ये कर लो, यार वो करना लेकिन शुरू बदी कर देता है, भाई, दूसरा ये वो जो आपका हाँ। डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और ये सारी चीजें देख रहे हैं, जो कमर्शियल है, डायरेक्टर कमर्शियल है, ये सारे बैठे हैं ना, ये तो अरसे से बैठे हैं, इनकी तो जॉब्स पक्की हैं, ये काम इनका है, वो काम वो भी नहीं कर रहे, और इस पर तो देखिए फ्रेंचाइज अरसलान वैसे भाई, ही नाराज है उनसे। अरसलान भाई, ये कंपनीज कभी भी इस बात के ऊपर इस वजह से नहीं आएंगी क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट जो आपके स्पॉन्सर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको फायदा नहीं होगा। लेकिन देखिए जब तक आप ये डिसीजंस लेंगे नहीं, ये क्योंकि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाली ठीक है, बात है, तो उस मैं टाइम जरा तक आप बात जिशान नहीं से कर भी इस सकते। पे बात, ये ठीक है जी जिशान, मैं चाहूंगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपने पीएसएल और आईपीएल की कंपैरिजन की है, मैं तो इस कंपैरिजन के ही खिलाफ हूँ। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि आप अगर कमर्शियल बेसिस देखें, उसका फाइनेंशियल बेसिस देखें, तो वो बीसीसीआई जो है वो पूरा आईसीसी को इस वक्त चला रहा है। तो एक तो हम इस कंपैरिजन जो है बिल्कुल वो ठीक है, उनका एप्पल और उन्होंने मैंगो इसको का हो नहीं इतना सकता। ज्यादा स्पॉन्सरशिप के मामले जी। में, पैसों के मामले में इन्वॉल्व कर दिया क्रिकेट तो को कि वहां तो बहुत लातादाद लामहदूद पैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस कंपैरिजन को बिल्कुल भी उनको इन दोनों को कंपेयर नहीं करता। ठीक है। सेकेंडली, जहाँ तक गेम की बात आती है, आप पूरी दुनिया को देखें, इस दफ़ा देखें कि कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स ने जो है वो एग्री किया है पीएसएल खेलने के लिए। दैट मीन्स कि हमारी जो क्रिकेट है वो आईपीएल से ज़्यादा कंपेटिटिव है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक सोचने की बात है कि हमारे पीएसएल खेलने के लिए सब फॉरेन प्लेयर्स आना चाहते हैं, लेकिन हमारी टीम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए बायलैटरल सीरीज कोई भी तैयार नहीं है। क्या हाँ, वजह है? हाँ। उसकी वजह यह है कि जब पीएसएल खेली जाती है, चाहे वो फ्रेंचाइज हो, चाहे वो पैसों के लिए करें या जो भी करें, वो अच्छे प्लेयर खिलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंचाइज का नाम बनाना है। यही चीज़ आपके जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाती है तो वहाँ पे सिफारिशें आ जाती हैं, वहाँ पे ताल्लुक आ जाते हैं, वहाँ पे दोस्तियाँ आ जाती हैं, वहाँ पे आप वो वाली टीम नहीं बनाते हो। तो जब आप अच्छी टीम नहीं बनाओगे तो कमर्शियल बेस जो है वो कैसे बनेगी आपकी? यहाँ पे कमर्शियल बेस बन रही है। आपकी इस बात से मैं अग्री हूँ जिशान, के आइकॉन्स हो आइडियलाइज करने के लिए बड़े नाम बनाएं, और ये रमीज राजा कहते थे ना कि आप पहले ब्रांड एक प्लेयर को बनाएं, फिर आपके पीछे ब्रांड्स आएंगे। आप अनकंडीशनली जो है लोगों को स्टार बना रहे हैं। हारिस रऊफ की बदी भाई ने बात की, वो टेस्ट के बॉलर नहीं है। हमारे उन एक पीर बाबा हैं फ्रेंचाइज के, जिनको वो पीर बाबा मानते हैं, उन्होंने भी उनको यही कहा हुआ है कि आपने टेस्ट मैच नहीं खेलना। आकिब जावेद साहब उन्होंने कहा हुआ है कि आपने टेस्ट मेरे मैच नहीं प्रोग्राम में खेलना। क्या कर गए थे वो? ठीक है, वो ठीक है, उन्होंने सही मशवरा दिया है, लेकिन बाकी जो वो बातें करते हैं मेरा उनसे सख्त इख्तिलाफ है। वो कोई बिल्कुल अक्ले कुल नहीं है कि जो भी वो कहने। और हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो भी शायद उन्हीं की ही बातों पे जो है वो चल रहे हैं। जहां तक आपने नहीं, लेकिन सिलेक्शन की, फ्रेंचाइज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना जहां तक जिशान, ये आपने बात सही है। सिलेक्शन, मैं आपको फ्रेंचाइज की सिलेक्शन के हवाले से बता रहा हूं कि वहाब रियाज कौन सी फ्रेंचाइज के हैं? ज़ल्मी के। कामरान अकमल कौन सी फ्रेंचाइज के हैं? ज़ल्मी के। हफीज़ कौन सी फ्रेंचाइज के हैं? ज़ल्मी के। साहिबजादा फरहान ने जाना था एज अ टेस्ट ओपनर, इन्होंने जो है साइम अयूब को भेज दिया। मुझे साइम अयूब से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो ही फ्रेंचाइज का जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता कैप्टन तो है। बनवा दिया ना, फिर उसमें तो मैंने तो आकिब जावेद साहब से बरमला ये सवाल किया, आप तीनों हजरात को पता है वो शो, मैंने उन्हें पूछा कि भाई लाहौर कलंदर और आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं शाहीन आफरीदी को कैप्टन बनवाने में? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि नहीं, शाहीन आफरीदी ने तो कैप्टन बनना था, उसकी परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम के बाद अगर कोई भी इसका हकदार था तो सबको नज़र आ रहा था कि एग्रेसिव है, पीएसएल में 2 पीएसएल जितवा चुका है, तो हमने उसी को बनवाना। ये बात उन्होंने मुझे कही। शान मसूद को अगर हफीज़ बैक कर रहे हैं तो उनको कैप्टन किसने बनवाया है? हफीज़ ने ही कैप्टन बनवाया है उनको, तो वो तो बैक करेंगे। वो क्यों बाबर आजम को बैक करेंगे कि वो अच्छे कैप्टन थे और ये नहीं है? इस वक्त जो भी सिचुएशन है, ये सब फ्रेंचाइज या पैसा जो भी इन्वॉल्व है, इस चीज से हमें ऊपर आके सोचना पड़ेगा। और वो फिर बदी भाई की बात वहां बोर्ड पे, का काम है, बोर्ड पे कोई बंदा है, वही वो बात सही मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि बदी भाई की बात ठीक है कि जब तक बोर्ड में मामला ठीक नहीं होंगे तो नीचे तो सब कुछ गड़बड़ी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा और फिर जरा बात करेंगे इस वाले मामले पर डिटेल जरा, कि हमारे यहाँ जो ये इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है क्रिकेट को कहाँ लेकर चला गया। 2023 हमारे लिए अच्छा नहीं रहा क्रिकेट के लिए, और 2022 बेहतर था, 2021 बेहतर था, चीज़ों में हम बेहतर थे, सेमीफाइनल फाइनल भी T20 का खेला, पर हम T20 में बेहतर थे। हम टेस्ट में बेहतर तब भी नहीं थे, हम वनडेज में बेहतर तब भी नहीं थे, बल्कि ये भी हुआ हमारे साथ कि T20 भी यहाँ आकर इंग्लैंड की B या C टीम हमें हरा के चली गई, तो हमने ये भी देखा। और हम इसमें बड़ा परेशान रहे कि यार इंग्लैंड की B या C टीम आती है, उनका कैप्टन आता है और कैप्टन बाहर बैठा रहता है, वो मैच भी नहीं खेलता, फिर भी हम हार जाते हैं।
तो हमने उसके बाद क्या सीखा, क्या लर्न किया, बोर्ड ने उसके बाद क्या ऐसा कमाल काम किया कि टीम को बिल्डिंग फेज में ले गए और वर्ल्ड कप के करीब करीब एक शानदार टीम दिखा दी। एशिया कप से पहले यही टीम हवा बनी हुई थी, इसका बॉलिंग अटैक हवा था। एक नसीम शाह के निकलने से कैसे बॉलिंग अटैक का पट्टा बैठ गया। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। काफ़ी सारे सवाल छोड़े थे, उस पर ज़रा बात करते हैं। और मैं ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ता है ये क्रिकेट को कहाँ ले जा रहा है। हॉकी हमारी जो हाल हो चुका है हॉकी का, FIA ने करोड़ों रुपए की जो ख़रीदारी की गई डॉलर्स की या गैर मुल्की करेंसी की, उसकी एक छानबीन के लिए इंक्वायरी भी बिठाई और उस पर सवाल जवाब भी हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ खेलें जा कर रही हैं बड़ी मुश्किल से। 19 साल के बाद आरिफ हसन साहब ने जान छोड़ी है ओलंपिक एसोसिएशन से, तो कोई ज़रा एथलीट्स को सुख का सांस आया है, वरना वो तो मुझे लगता था ताहयात सदर हो गए। और तभी जाएंगे जब पाकिस्तान आखिरी कील ठोक लेगा अपनी ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के बेचारों की कमरों में और उनके टोटल करियर्स में। तो चलें, वो चले गए हैं। और दूसरी तरफ जो फैसले कर रहे हैं हमारे, उन्होंने उनके जाते ही ओलंपिक एसोसिएशन के सदर की मियाद भी बढ़ा दी, एज लिमिट भी बढ़ा दी। तो ये हमारे यहाँ ये हो रहा है सारा कुछ ग्राउंड से बाहर जो पॉलिटिक्स हो रही। और ऐसी ही पॉलिटिक्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़का अशरफ साहब लगता है उनकी कोई नहीं सुन रहा, और घूम फिर वो ऐसे नहीं है, जो नाराज़ होता है उसको या तो टीम में लगा देते हैं, वहाब रियाज को, हफीज़ को उठाया लगा दिया, कामरान अकमल को लगा दिया, यासिर अरफात को लगा दिया, जो नाराज़ उसको लगा दिया टीम में और उसे कहा जी चले जी आप ये कर लें आप वो कर लें। ये हो रहा है ज़ीशान साहब। तो हमारा बोर्ड जो है उसके अपने हालात बड़े पतले हैं। बोर्ड में अभी तक जो है वो तकर्रियाँ जो है वो परमानेंट बेसिस पे नहीं हुई, इलेक्शन नहीं हो रहे, उसमें कई मामलात हैं, आपको बेहतर पता है उन मामलात का कि कोर्ट्स में जो है वो काफ़ी केसेस चल रहे हैं उस लिहाज से। और वही बात है कि जब तक आपका बोर्ड सेटल नहीं होता, टीम भी सेटल नहीं होती, किसी को कुछ अपने फ्यूचर का पता नहीं होता। यहाँ पे जब अभी सिलेक्शन हो रही थी टीम डायरेक्टर की या कोचेज़ की, तो कोई आने को भी तैयार नहीं था। इस बात का भी आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है। और उसकी वजह यही थी कि ये मैनेजमेंट कमेटी को 3 महीने का जो है वो एक्सटेंशन मिला हुआ है। आई होप कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए, जो भी इलेक्ट होके आते हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए एक बेहतरी हो जाएगी, एक लाएअमल जो है उस तय हो जाएगा और टीम जो है वो एक तरफ चलना शुरू हो जाएगी। जब तक ये बाहर की चीज़ें सेटल नहीं होंगी, हम टीम से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अच्छी परफॉर्मेंस इस तरह से कर सकते। बदी भाई, चीफ सेलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरे होते हुए किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरी तरफ यासिर अरफात साहब ने कहा कि अहमद शहजाद की क्रिकेट मौजूद है और अहमद शहजाद कम बैक करने की सलाहियत रखता है। अब मौका है कि उसको लास्ट टाइम पे उसकी क्रिकेट को और उसको रिस्पेक्ट दें, उस डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट दें। तो ये तो बड़ी कंट्राडिक्टरी बात हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शहजाद के उन्होंने स्टैट्स गिनवा दिए थे वहाब रियाज ने कि उसने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। अरे यही तो रोना है। देखें, असल में ये होता है कि जो बंदा खुद अभी क्रिकेट खेल रहा होता है और खेल के दौरान ही उसको उठा के आप जो है वो चीफ सेलेक्टर बना देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप खिलाड़ियों को मुंतखब करें। आप इन खिलाड़ियों के साथ खेले हुए, ठीक है। सबसे पहले तो मसला सारा यही है कि आप कि क्या मालूम कि आपके टीम में जब थे तो उनके साथ आपकी कैसी बात। आपको याद होगा एक जो मैच में के दौरान इन दोनों की आपस में क्या PSL के मैच के दौरान। बिल्कुल। तो ऐसे होता है कि ये लोग बहुत सारी बातें अपने दिल में रख लेते हैं, तो वो अपनी खार जो है ना कहीं आके निकालते हैं। तो मुझे लग रहा है ये अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसके अलावा उसने T20 में भी जो है 3-4 मैचेस में परफॉर्म किया। तो कहने का मकसद है कि जो आपने जब रखा है क्राइटेरिया कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को लाएंगे तो लाएं, आप अपना बैकअप तो तैयार करें। आपके पास बैकअप है ही नहीं। अगर आज आपने साइम अयूब को इमाम की जगह खिला दिया तो आपके पास एक और बैकअप कहाँ है। अगर आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चले जाता है तो बैकअप में कौन बैठा है आपके पास बेंच में? आपके पास बैकअप नहीं है। इसीलिए हम बात करते हैं कि इंडिया के पास 3-3 टीमें मौजूद है। अगर एक प्लेयर इनफिट होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है तीसरा आ जाता है। आपके पास तो है ही नहीं। आप डरते हैं, डर और खौफ से खेलते हैं, हार का खौफ होता है, उसी में हम हारते रहते हैं और अपने उन्हीं प्लेयर को चांस दिए जाते हैं जो मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई इनको ये तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि आपने 2 सीरीज इनको खिलाई, 1-2 में 1-2 प्लेयर को चेक कर लें। इसी तरीके से जब आप चेक करते हैं तो प्लेयर्स का भी पता चलता है। आप एक T20 में बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसको उठा के आप टेस्ट में ओपनर के तौर पर ले आते हैं और वो भी दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग के सामने, तो वो क्या करेगा? वो उससे अच्छा परफॉर्म नहीं होगा।
आप अगर ग्रास रूट से ऊपर जो है ना वो तरीके से खिलाड़ियों को लेकर आएंगे तो वो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, तो वैसी यार परफॉर्मेंस बदी भाई, एक तो पहले जरा शोएब जेट वाली बात, फिर मैं स्पिनर्स वाली बात भी आप लोगों से करता हूँ। शोएब जेट वाला वाकया बड़ा अफसोसनाक है, मुसलसल उसको बड़े अरसे से थ्रेट्स आ रही हैं, पहले सोशल मीडिया पर, उनके फ़ोन पर एफआईआर भी कटवाई उन्होंने जाके, उस पर कुछ थोड़ी बहुत कार्रवाई भी हुई, वो भी हमें पता है। लेकिन अब तो सरेआम मतलब सड़क के ऊपर धमकी, ये तो बड़ा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का हमारा तो बड़ा साफ सुथरा सा शोभा है यार, और हम तो जो अच्छा है अच्छा है, बुरा है बुरा है, ऐसी बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी अब धमकियां शुरू हो गई हैं। देखिए, होता ये है कि जब आप किसी बिल्कुल ब्लंट हो जाते हैं ना, आपको पता है कि चाहे उसके लिए खबर, अब मसला ये है कि शोएब जेट से लोग क्यों इतना वो होते हैं कि शोएब जेट का मसला है खबर तक, वो खबर की तह तक पहुंचता है और खबर दे देता है, जिसकी वजह से लोगों में आग लग जाती है, या इसके पास खबर कहां से आती है। अगर उसने बाबर आजम से के मुतालिक बात की तो उसने स्टेट्स पे बात की। अगर आपने उसको क्रिटिसाइज करना है या उसको कुछ कहना है तो आप आए सामने बैठ के, या फिर आप सोशल मीडिया में उसके जवाब दें, इस तरीके से कर लें। ये धमकियां देना, इस तरीके से वो छोटी छोटी हरकतें करना, या उसको मोबाइल छीन लेना, या आगे जाके कहना कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम बहुत बड़े तुरम खान बनते हो, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आज अगर उसके साथ हुआ है तो कल और लोगों के साथ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जितनी भी हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, फैन हर आदमी के फैन है, हर जो क्रिकेटर है उसके फैन है, उनको बुरा लगता होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप सरेआम लोगों को धमकियां दें। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अबू बकर, आमिर जमाल बड़ा शानदार खेला यार। मैं बड़े अरसे से, आप, मैं, बदी भाई, जीशान, बल्कि सारे ये बात कर रहे हैं कि यार डोमेस्टिक में हमने उसको खेलता देखा है, मेहनत करता है, ग्रेड 2 भी खेली, ग्रेड 1 भी खेली, पाकिस्तान भी खेल रहा है, और बाहर भी नहीं जाता, यहीं खेलता है। हालांकि उसकी डिमांड भी है, जा सकता है, बड़े अरसे से यहीं है। तो जो लड़के यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पेस भी है, बैटिंग भी है, बड़ा अच्छा खेला आज उसने, बचा लिया और 300 करा दिया। और रिजवान बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। इस्लाम ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले यहाँ पर ही हम प्रोग्राम में हमने मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल के ऊपर एक इन डेप्थ डिटेल एनालिसिस किया था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल। देखें, आमिर जमाल एक इस तरह के बॉलर हैं, हम जब उससे पहले जो रावलपिंडी में कैंप लगा तो उनको बड़ा माइन्यूटली फॉलो कर रहे थे। उनके अंदर वो स्पार्क मौजूद था और एक एग्रेशन, जो एक फास्ट बॉलर, ऑल्दो कि उनकी पेस ठीक है लेकिन इट्स नॉट दैट बैड, वो उनके अंदर वो एग्रेशन मौजूद है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की आंखों में आंखें डाले बगैर अगर आप उनको एक वो इंप्रेशन नहीं देंगे कि हम उनके बिल्कुल लेवल पे आके उनको साथ कंपीट करना चाहते हैं, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकते। ये वो फैक्टर है जो मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल दोनों में पाया जाता है। दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को अटैक करके अपने डिफेंस से जवाब दिया। जिस तरह कहते हैं ना, द बेस्ट वे टू डिफेंस इज टू अटैक, तो आमिर जमाल ने भी एग्रेसिव बॉलिंग की, वेयर एज मोहम्मद रिजवान और आई मस्ट मैं शान मसूद का नाम भी जरूर लेना चाहूंगा। ठीक है, उन्होंने एक अपनी 50s को बड़े स्कोर में नहीं कन्वर्ट किया, लेकिन जो आपके पास कंडीशंस हैं और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे और एज अ होल टीम परफॉर्मेंस में शान मसूद का जो इंटेंट था, और ये वो इंटेंट जिसकी बात कर रहे थे, शायद उसको सिर्फ शान मसूद ने ही अडॉप्ट किया या फिर मोहम्मद रिजवान ने। इसके अलावा तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा कि टीम के अंदर वो स्पार्क मौजूद है कि वो ऑस्ट्रेलिया को कंपीट कर सके। बाकी सेकेंडली, हमारी परफॉर्मेंस तभी बेहतर हो सकती है कि जब तक आप एक रोल मॉडल या सेट मॉडल जो है ना एक अपने सामने नहीं रखते। बोर्ड आपका जब तक एसओपीज क्रिएट नहीं करेगा, और वो एसओपीज क्या है कि जो मैनेजरियल पोस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व कर रहे हैं वो किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में अपनी जॉब या अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो उस टाइम तक ये न्यूट्रलिटी और ये पार्शियलिटी नहीं आ सकती पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में, वरना ये फेवरेटिज्म रहेगा हर सूरत में। क्या बात है जीशान, कोई कमेंट लास्ट में? फिर मैं जी बिल्कुल अच्छी बात की है अबू बकर ने कि जो भी इन्वॉल्व हैं फ्रेंचाइज के साथ, कोचेज़ में एज अ कोच या एज अ मैनेजमेंट, किसी भी रोल में इन्वॉल्व हैं, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई भी जो है वो जॉब नहीं देनी चाहिए। उसमें उनकी बात बिल्कुल ठीक है, पार्शियलिटी नहीं आती है। लोग जो हैं वो फिर उन्हीं कोचेज़ को देखते हैं, उसी टीम की तरफ जाना चाहते हैं जिनके कोचेज़ जो क्या, है लेकिन यासिर अरफात का हम बड़े अरसे, अच्छा सोशल मीडिया बड़ा मसला है। सोशल मीडिया पर या हम बात करते हैं कि यार उनको मौका दें, तो फिर उनको भरमार के अंदर मौका दे देते, मतलब उमर गुल भी हो गया, सईद अजमल भी हो गया, दीगर भी हो गए, तो उसमें यासिर अरफात को भी खपा दिया। हालांकि ही इज़ अ वेरी गुड कोच, उसने अपने सारे लेवल्स पूरे किए, बड़ा जेन्युइन क्रिकेटर, इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त सर्व किया उसने, और बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, और उसकी ज़रूरत भी है हमें ग्रास रूट लेवल। लेकिन हम ऐसे सिस्टम में डाल देते जब पहले ही 4-5 बंदे हो। नहीं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसको सपोर्ट इस दफ़ा इसलिए करूंगा क्योंकि इससे पहले जो हो रहा था वो कोटा सिस्टम पे हमारी कोचिंग चल रही थी कि पेशावर का कोटा है, फिर कराची का कोटा है। आई डोंट बिलीव
कि ये कोटा वाला क्या सिस्टम होता है। मतलब एक कोच होता है, उसने एक उसका विजन होता है, एक प्लानिंग होती है, वो एक प्लानिंग के तहत आता है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना है और टीम को यहाँ तक लेके जाना है, या प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को यहाँ तक लेके जाना है, और फिर मुझे इतना टाइम चाहिए उसके लिए। यहाँ पे अंडर 19 का अगर आप देखो तो एक टूर पे एक कोच होता है, दूसरे पे दूसरा होता है, तीसरे पे तीसरा होता है। आप ड्रेविड की मिसाल अच्छा, हम बार जुनेद बार ने भी देते हैं। तनकीद की थी, आपको पता है, फिर उसको भी लगा दिया कोच हमने। मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप ड्रेविड की मिसाल देखें कि उन्होंने उनको उनकी नेशनल टीम की कोचिंग ऑफर हुई, उन्होंने वो छोड़ के अंडर 19 की कोचिंग ली और वहां से अपने आप को भी बिल्ड किया, क्योंकि उन्होंने पहले कोचिंग नहीं की हुई थी। सर ये शुभमन गिल सारे इन्हीं के हाथ के निकले लड़के, श्रेयस अय्यर हैं, शुभमन गिल है, बाकी जो इवन ऋषभ पंत है, सारे उनके ये हाथ सारे के उन्हीं के अंडर 19 के प्लेयर्स हैं जो अभी आके वो खेल रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि बात वहीं पे आ जाती है कि हम बात तो बहुत करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, यही प्लेयर जो डोमेस्टिक में खेलते हैं तो इनको पैसे नहीं मिलते। जब ये इंटरनेशनल में चले जाए, अगर इनको बोला जाए कि यार नीचे पैसे दो, तो ये उसके इख्तलाफ करते हैं कि नहीं, नीचे इतने पैसे नहीं देने चाहिए। इंडिया की टीम इसलिए बेहतर हुई कि उन्होंने अपने पैसों को जो है वो नीचे तक सब में डिवाइड किया, ताकि वो दूसरी लीग्स ना खेलने जाएं। वो तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलने बाहर जाते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ पे इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है जो हम अपनी जगह छोड़ने के लिए नहीं तैयार होते। वो यही बात है कि अगर मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाऊंगा तो मैं नीचे करूंगा क्या, क्योंकि नीचे आपको पता है कि अब जाके 40,000 एक 4 डे की जो है वो फीस है। मतलब 40,000 में तो एक पेयर ऑफ शूज नहीं आते आजकल जो है वो फास्ट बॉलर के या किसी भी बॉलर के। तो अगर आप पैसे नीचे बच्चों को नहीं देंगे तब तक ये इनसिक्योरिटी मैं जरा बदी भाई से इस पे कि बदी भाई निचली सतह तक, डोमेस्टिक तक, चले इंटरनेशनल में तो पैसों की गेम है ना, डोमेस्टिक में भी लड़कों को पैसे मिले यार, एक सही अमाउंट मिले। बिल्कुल, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि डोमेस्टिक प्लेयर जो होते हैं उनको अच्छी खासी मैच फीस दी जाती है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं, उनको इतने पैसे मिलते हैं कि चले अगर उनको कोई मौका नहीं मिल रहा बड़ी क्रिकेट का, तो उनका घर जो है वो आराम से चल सके। यहाँ तो ये है कि भाई वही है, वनडे की आपको जो है 40,000 फीस मिलेगी, 4 रोजा मैच की 75,000 रुपये मिलेगी, T20 की आपको 30,000 रुपये मिलेगी। तो इन फेसेस से अगर खिलाड़ी 5 मैच खेलता है, 2 मैच बाहर बैठता है, तो उसको क्या फायदा होगा। फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए उसमें लाख 75,000, 80,000, 90,000 ये कॉन्ट्रैक्ट आपने दिए हुए, तो खिलाड़ी अपनी चीजें लेगा, अपने बहुत सारे, जैसे अभी यासिर भाई ने अपना जिशान भाई ने बात की कि शूज 40-50,000 के तो शूज हैं। फिर आप अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई बैट लेते हैं तो वो 50-60,000 से कम नहीं है। सर 1.5 लाख रुपए का बैट है, इससे कम का अच्छा ग्रेड 1 का बैट ही नहीं मिलता आजकल। कोई कम से कम बात कर रहा हूँ, वो तो लाखों तक जाता है जो आपकी वो है। तो असल में कहने का मकसद ये है कि आपने असल वही है ना, मैं बोलूं, आप बोले, सब बोले, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट नाम रखा हुआ है। डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर को कभी 4 साल में या 5 साल में 1-2 प्लेयर को ले आते हैं। हमने क्राइटेरिया PSL भाई बना लिया है, इसको मान लें। PSL से ही हम T20 बनती है, PSL से ही वनडे, और PSL से भी टेस्ट क्रिकेटर जो है बन रहे हैं। अगर इस चीज को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे, मुस्तकबिल में आपके पास प्लेयर कम आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। अभी आपने 3-4 प्लेयर को आपने चांस दिया T20 में, जिसमें अब्बास अफरीदी है, साहबजादा फरहान है, आजम खान है, इनको दिए। तो भाई वहां जाके इनको 5 T20 में बिठा ना दे, इनको 5 मैच खिलाएं, पता चले कि आपके पास ये बात सही है बदी भाई। और मुझे तो लगता है 3 कीपर ले गए हम, साथ ही सारे ओपनर उठा के ले गए साथ को सिलेक्शन के। मुझे ये इस पे तो मैं आपसे एक और डिटेल करूंगा गुफ्तगू। थैंक यू सो मच बदियुल जमा साहब, बहुत शुक्रिया। अबू बकर बिन तलत, थैंक यू सो मच आपका। ज़ीशान महसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर होती है जी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।